नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की साइंस, जिसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2, यानी कि उसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। अब दोस्तों बता दें कि इसमें आज के पहले वाले वीडियो में हम लोग को अच्छे से पढ़े हैं, क्षार को भी अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया और जितने कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं ना उनसे संबंधित उनको भी डिफाइन करने की कोशिश किए हैं। दोस्तों लवण भी पढ़ चुके हैं और उसके बाद पीएच मान और पीएच पैमाना भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब देखना है दोस्तों कि लवण कितने तरह का होता है। ठीक है, लवण बनता कैसे, उदासीनीकरण, ऊष्मा उदासीनीकरण क्रिया तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज बस ये देखना है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। और देखिए ये कुछ लवण दिए गए हैं, जैसे देखिए ये पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको बनाने की विधि और इसके रासायनिक समीकरण को पूछा जाता है और इसके भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग, यानी कि ये किन से रासायनिक अभिक्रिया करता है उनको भी पूछा जाता है और इनका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, शल्य चिकित्सा में इसका किस तरह उपयोग है, वो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी ये 5 तरह के लवण दिख रहे हैं आपको, ये आपसे हर हाल में 5 या 6 नंबर में पूछे जाएंगे और इनकी रासायनिक अभिक्रिया भी पूछी जाएगी कि ये जिस भी तरीके से प्रयोगशाला में या औद्योगिक रूप से बनाए जाते हैं उनका रासायनिक समीकरण आप बताइए। तो दोस्तों ये अभी आज तो नहीं, लेकिन आज के बाद वाली वीडियो में इनको एक एक करके अच्छे से 5 वीडियो में इनको समझाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, तब आपको ये सारी वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी आपको तुरंत मिलेगी। ठीक है, तो बता दे रहा हूँ कि आज के पहले वाली वीडियो यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करके सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसे अच्छे से कॉपी पर लिख करके अच्छा नोट बनाइए ताकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के समय में काम दे। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए आज देखना है, सबसे पहले एक बार फिर से बता दें आपको कि लवण क्या होते हैं या साल्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा कोई एसिड जब किसी बेस से मिलता है, ठीक है, जब किसी बेस से रासायनिक अभिक्रिया करता है या मिलता है तभी आपको साल्ट मिलता है और पानी मिलता है। ठीक है, यानी अगर हिंदी में कहें तो जब कोई अम्ल किसी क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में थोड़ी भी ऊष्मा निकलती है या जो कुछ भी ऊष्मा निकलती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जब एक प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कितनी ऊष्मा निकलती है, तब आप कहेंगे वहाँ पर कि 13.7 किलो कैलोरी। और अगर उसको अलग से पूछा जाए कि डेल्टा एच की वैल्यू करके बताइए तो आप इस डेल्टा एच को माइनस में करके आप बता देंगे, यानी कि 13.7 किलो कैलोरी। ये कब ऊष्मा निकलती है, जब एक प्रबल अम्ल किसी प्रबल क्षार से रासायनिक अभिक्रिया करता है तब। अब देखिए चूँकि ये लवण के प्रकार की बात है, लवण के प्रकार की बात है, तो याद रखिए कि लवण हमेशा इसी अभिक्रिया में बनेगा, लेकिन वो किस तरह का हो सकता है उसके लिए आपको देखना होगा कि सबसे पहले हमारा सरल लवण होता है या इसको हम लोग सामान्य लवण कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा NaCl हो गया, NaCl, KCl, LiCl। ठीक है, ये हमारे सरल लवण हो गए। आप इसको भी कह सकते हैं CaCl2 को भी कह सकते हैं, AlCl3 को भी कह सकते हैं, जिंक क्लोराइड को भी कह सकते हैं, ETC। ठीक है, ये सभी किस तरह के लवण हैं, सरल लवण या सामान्य लवण हैं। परिभाषा कैसे देंगे, आप कहेंगे कि वे लवण जो पानी में जाने पर सरलतापूर्वक आयनित हो जाते हैं, यानी कि धनायनों ऋणायनों में बढ़ जाते हैं, वे सरल लवण कहलाते हैं। या ऐसे लवण जो एक सामान्य अम्ल और सामान्य क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, वे सरल लवण या सामान्य लवण कहलाते हैं। दूसरा हो गया आपका द्विक लवण, द्विक लवण, और इसमें 2 उदाहरण आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इनको द्विक लवण या डबल साल्ट कहते हैं। अब देखिए इनका उदाहरण क्या है, तो इनका उदाहरण फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, देखिए परिभाषा इसकी अगर पूछी जाए, ये देखिए इसको कहते हैं पोटास फिटकरी या केवल फिटकरी भी कह सकते हैं, पोटास फिटकरी या केवल फिटकरी कह सकते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा याद कराए जाते हैं, एक मोहर लवण जिसको आप फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं, और एक फिटकरी है। ये फिटकरी का सामान्य सूत्र है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। इसको द्विक लवण क्यों कहते हैं,
या द्विक लवण क्या होते हैं? द्विक मतलब हो गया दो, लवण मतलब हो गया लवण, यानी कि जो लवण दो अन्य सरल लवणों के मिलने से बने हैं, ठीक है, ऐसे लवण जो किन्हीं दो सरल लवणों के मिश्रण को गर्म करने से बने हैं, या जो लवण दो सरल लवणों के पारस्परिक अभिक्रिया से बनते हैं, उनको हम लोग डबल लवण, डबल साल्ट या द्विक लवण कहते हैं। जैसे देखिए इसमें एक K2SO4 दिख रहा है, ये अलग लवण है, उसको पानी में डाला गया होगा, ठीक है, और ये जो एल्युमिनियम सल्फेट दिख रहा है ये अलग लवण है, इनको भी पानी में डाला गया होगा, बाद में इन दोनों को आपस में मिला दिया गया होगा, मिलाने के बाद गर्म किया गया होगा, तब ये फिटकरी आपको मिली होगी। तब इसीलिए इस लवण को क्या कहेंगे? मोहर लवण या द्विक लवण, सॉरी फिटकरी या द्विक लवण, ठीक है। मोहर लवण मत कहिए, मोहर लवण का दूसरा फार्मूला है, देखिए उनको भी लिखने की कोशिश करते हैं। FeSO4 इंटू NH4 का ट्वाइस इंटू SO4 इंटू 7 या 10 H2O कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया मोहर लवण। इस तरह के सभी लवण को द्विक लवण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी देखिए दो लवण से बना है, एक फेरस सल्फेट हो गया और एक अमोनियम सल्फेट हो गया, इन दोनों को पानी में डाल के गर्म किया गया होगा, तब ये बने होंगे, ठीक है। इसलिए तीसरा लवण आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है संकर या जटिल लवण। संकर या जटिल लवण, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। इनकी खासियत ये होती है कि ये जल्दी से आयनित नहीं होते हैं पानी में, मतलब वे लवण जो पानी में आयनित होने पर संकर आयन या जटिल आयन बनाते हैं, ठीक है, वे संकर लवण या जटिल लवण कहलाते हैं। इनको संकर या जटिल लवण क्यों कहते हैं या जटिल आयन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास 1+2+ नहीं आता है, सीधे 3 या 4+ आते हैं। जैसे देखिए अगर इनका एग्जाम्पल पूछा जाए तो K4FeCN6, ये देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड ही है, लेकिन इसको कुछ इस तरह से बड़े ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के अंदर दिखाया गया है। जितने भी कॉम्प्लेक्स साल्ट या जटिल लवण होते हैं ना, उन सभी को इसी तरह के ब्रैकेट में दिखाया जाता है। ये हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और यही क्या है? जटिल लवण का उदाहरण है। इनकी परिभाषा क्या होती है? कहेंगे वे लवण जो पानी में आयनित होने पर जटिल आयन या संकर आयन उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम लोग जटिल लवण या संकर लवण कहते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल इनका क्या है तो देखिए Cu2FeCN6, ये भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के जितने भी साल्ट होते हैं ना, उन सभी को एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इनके बाद आता है चौथे नंबर का अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, ऐसे लवण के pH मान हमेशा 7 से कम होते हैं, और जो सामान्य या सरल लवण होते हैं उन सभी के pH मान 7 होते हैं, ठीक है। यानी कि वो ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बल्कि उनके क्या होते हैं? pH मान 7 होते हैं। लेकिन अम्लीय लवण एक ऐसा लवण होता है जिसमें लवण होने के गुण के बावजूद भी क्या होता है? H+ या प्रोटॉन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। देखिए इनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो एग्जाम्पल ये आपको ज़्यादा याद करना है, KHCO3 या KHSO4, ठीक है। ये दोनों देखिए ये लवण ही हैं, लेकिन इनमें H है, ये H जब भी आयनन के केस में देखा जाएगा तो ये हमेशा प्रोटॉन निकालेगा, इसलिए ये अम्लीय लवण कहलाते हैं। NaH बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा आपका है, ये लवण होता है, लेकिन इसमें H+ है। जब ये पानी में जाएगा तो Na+ उत्पन्न करेगा, H+ उत्पन्न करेगा और CO3 डबल माइनस उत्पन्न करेगा, इसलिए क्या है? अम्लीय लवण है। आगे देखिए आपका क्षारीय लवण भी आता है, 5वां क्षारीय लवण। इनका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा? परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले वे लवण जो लवण होने के बावजूद भी आयनित होने पर या पानी में जाने पर OH- या हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण। इनका एग्जाम्पल देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए OH, देखिए K2OHCl ऐसे कह सकते हैं, या देखिए ZnOHCl, ठीक है। ये एक ऐसा लवण है जिसमें लवणीय गुण होने के बावजूद भी हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करने की क्षमता है। देखिए अगर कहा जाए CaOHCl, ये किस तरह का लवण है? तो ये भी क्षारीय प्रकृति का लवण है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे लवण को जान पाए होंगे। और इनके बाद भी हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट लवण है जो बार बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वो कौन है? तो NH4Cl, इनको अमोनियम
क्लोराइड कहते हैं। ये इनका एक कॉमर्शियल नाम होता है नवसादर। पूछा जाता बार बार, ये नवसादर का रासायनिक नाम क्या होता है, कई बार पूछा गया, अंसाल उठा के देख लीजिए, कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में, विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपसे क्वेश्चन, नवसादर क्या होता है, नवसादर का रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है NH4Cl और इसका रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए ये लवण हैं जो ये बच रहे हैं, लेकिन इनको एक एक करके पीओपी के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, जिप्सम के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। क्या क्या पढ़ाया जाएगा, पीओपी कैसे बनाई जाती है, इनके निर्माण की औद्योगिक विधि, इनको बनाने की प्रयोगशाला विधि, इनके बनाने की रासायनिक समीकरण या रासायनिक सूत्र। ठीक है, उसके बाद इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या होते हैं। तो इस तरह से सबके बारे में एक एक करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको पूरा मैटर अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। और बता दें कि अगली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो पीएच सूचक पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको मालूम होगा कि लिटमस पेपर अम्लीय विलेन में जाएगा तो किस रंग का हो जाएगा, क्षारीय विलेन में जाएगा तो किस रंग का हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलेन में जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, क्षारीय विलेन में जाएगा तो किस कलर का हो जाएगा, और उसी तरह से फिनाप्थलीन, मेथिल ऑरेंज और उसी तरह से लिटमस पेपर का भी टेस्ट करेंगे हम लोग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, निवेदन है कि अगर चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। पिछली वीडियो नहीं देखें तो पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट हिम्मत से आपका दिन